कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं क्लास 9th गद्य खंड का पाठ 2, जिसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन जी, और इनकी रचना का यहाँ नाम है ल्हासा की ओर। ल्हासा की ओर रचना का नाम है, लेखक का नाम है राहुल सांकृत्यायन। तो ल्हासा की ओर पढ़ने से पहले हमें लेखक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम सबसे पहले लेखक के बारे में जानते हैं। लेखक का नाम है राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन लेखक हैं, इस पाठ के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। आप देख पा रहे हैं राहुल सांकृत्यायन जी को, उनका जो चित्र बना हुआ है और लिखा है राहुल सांकृत्यायन। तो आइए सबसे पहले इनके नाम की चर्चा करते हैं। जिस तरह से प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम धनपत राय था, इसी तरह से राहुल सांकृत्यायन जी का भी नाम, वास्तविक नाम राहुल सांकृत्यायन ना होकर के बल्कि मूल नाम इनका, वास्तविक नाम इनका केदारनाथ पांडे था। क्या था? केदारनाथ पांडे। आप देख पाएंगे ये मूल नाम केदारनाथ पांडे था। तो ये राहुल सांकृत्यायन कैसे हो गए? तो मैं आपको बताऊं कि राहुल सांकृत्यायन जी ने मुख्यतः जो है यात्रा वृत्तांत लिखा है। यात्रा वृत्तांत केवल ऐसा नहीं है कि यहीं हम बैठ करके घर में बैठ करके लिख सकते हैं। यात्रा वृत्तांत लिखने के लिए आपको यात्रा करनी पड़ेगी। राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखा है किसी विशेष गज़लकार शायर का शेर अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा में उन्होंने उसको दोहराया है, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तो सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ। तो यहाँ पर जो है सैर करने के लिए, भ्रमण करने के लिए जो है लोगों को प्रेरित किया है, क्योंकि बिना भ्रमण किए जो है वास्तविक चीज़ों का ज्ञान नहीं हो पाता है। तो यहाँ तक आप समझ पाए हैं कि केदारनाथ पांडे हैं। केदारनाथ पांडे जो है यात्री स्वभाव के थे, भ्रमण करने वाले थे, और ये जो है भ्रमण करते करते 1930 में, सन 1930 में श्रीलंका गए, और जब वहाँ श्रीलंका जाते हैं तो वहीं पर इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। 1930 में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। अब बौद्ध धर्म जब स्वीकार किया तो आपको बताऊं कि गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम है राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम है राहुल। राहुल जो है गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम है, तो यही उनका नाम राहुल पड़ा गौतम बुद्ध के पुत्र के नाते। बौद्ध धर्म में आस्था हो जाने के कारण इनका नाम पड़ गया राहुल। अब ये सांकृत्यायन का क्या मतलब है? सांकृत इनका गोत्र है। राहुल के बाद सांकृत्यायन जो शब्द जुड़ रहा है, जो शीर्षक टाइटल जुड़ रहा है, तो ये क्या है? ये केदारनाथ जी का, केदार पांडे जी का गोत्र है, सांकृत्य। तो केदार पांडे सांकृत्य गोत्र के होने के कारण सांकृत्यायन कहलाए। ठीक है? तो अब इस तरह से आपको यहाँ जानकारी हो गई कि एक व्यक्ति जो महापंडित है, पूरे विश्व की 25 भाषाओं के जानकार हैं और भाषा को बहुत जल्दी सीख लेते हैं। राहुल सांकृत्यायन, यहाँ शुरू से कीजिएगा। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा में हुआ था। ननिहाल में हुआ था। कहाँ था? पंदहा, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आजमगढ़, जो कि उत्तर प्रदेश के ही आजमगढ़ जिले में पड़ता है। और उनका पैतृक गांव, पैतृक का तात्पर्य है पिता का, पैतृक का तात्पर्य है पिता का, उनका पैतृक गांव कैनेला था। ठीक है?
और उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? राहुल सांकृत्यायन जी की शिक्षा दीक्षा काशी, आगरा, लाहौर में हुई। लाहौर वर्तमान में पाकिस्तान में है, काशी वाराणसी बन चुका है, ठीक है। आगरा का मूल नाम अभी भी आगरा ही है। तो यहाँ तक की जानकारी आपको मिली। और राहुल सांकृत्यायन जी भाषा मर्मज्ञ थे, जैसा कि मैंने आपको बताया ही कि राहुल जी ने पाली, ये बौद्ध धर्म की विशेष भाषा है, प्राकृत जैन धर्म की विशेष भाषा है। अब भाषाओं का जो परिवर्तन होता गया, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी आदि अनेक साहित्यों के जानकार थे। अब साहित्यों के जानकार थे अर्थात उन भाषाओं को जानते थे, ठीक है। सन 1963 में, सन 1963 में राहुल सांकृत्यायन जी का देहांत हो गया। राहुल सांकृत्यायन जी को महापंडित कहते थे। क्या कहते थे? महापंडित। राहुल सांकृत्यायन जी को महापंडित क्यों? क्योंकि बहुत ही ज्ञानी थे। तो महापंडित राहुल सांकृत्यायन, इनको महापंडित इसलिए कहा गया क्योंकि ये बहुत ही ज्ञानी थे। तो ये तो है राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में, और इनके बारे में जितना ही बताया जाए उतना ही कम है। राहुल सांकृत्यायन जी, जैसा मैंने कहा कि आपको कि यात्रा वृत्तांत विशेष रूप से लिखते हैं, तो ये मेरी जीवन यात्रा, ये इनकी जीवनी है, सॉरी ये इनकी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी। मेरी जीवन यात्रा ये इनकी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी। और फिर इनके जो है यात्रा वृत्तांत हैं, आप देख पा रहे हैं। यहाँ है जैसे दर्शन दिग्दर्शन, दर्शन दिग्दर्शन इनकी रचना है, 22वीं सदी है। ओल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, मतलब भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र, जैसा कि हमने बताया ना घुमक्कड़ शास्त्र। तो इन्होंने घुमक्कड़ को जो है सबसे बड़ा आदर्श माना है, घुमक्कड़ को धर्म माना है, और इनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। अब शेष आइए हम पाठ के बारे में पढ़ करके और चर्चा करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर जो संकलित अंश है, ध्यान दीजिएगा, जो संकलित अंश है राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। तो मेरी तिब्बत यात्रा, इस जो है रचना का मूल नाम है, वास्तविक नाम है मेरी तिब्बत यात्रा, ध्यान रखिएगा, इसका वास्तविक नाम है मेरी तिब्बत यात्रा। तो संकलित अंश इसमें किसका है? ये राहुल जी का है, राहुल सांकृत्यायन जी का है। तो ये प्रथम तिब्बत यात्रा जब किए, उसी के दौरान जो अनुभूतियाँ हुई, इनको जो अनुभव हुआ, उसी को इन्होंने अपनी कलम से लिपिबद्ध किया। कब किया था यात्रा? सन 1929-30 में किया था। और क्योंकि उस समय भारत के रास्ते से जो है डायरेक्टली जो है तिब्बत नहीं जा सकते थे, तो वो नेपाल के रास्ते से गए। पाठ को पढ़ करके और भी जानकारी होगी। उस समय भारतीयों में तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यात्रा एक भिखमंगे के छद्म भेष में, मतलब भिखमंगे का भेष बना करके जो है, बनावटी भेष बना करके भिखमंगे का यात्रा किया। इसमें तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले, पाठ का नाम यहाँ पर लहासा की ओर ही है। तिब्बत की राजधानी का नाम है लहासा, ध्यान रखिएगा, तिब्बत की राजधानी का नाम है लहासा। तो लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है, बहुत ही रोचक शैली में किया है। आपको पाठ पढ़कर बड़ा ही आनंद आएगा। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। उस समय तिब्बती समाज कैसा था उसके बारे में जानकारी मिलती। तो आइए पढ़ते हैं अब पाठ, लहासा की ओर। लहासा, जैसा कि आपको पता चल गया है, लहासा क्या है? तिब्बत की राजधानी है। अब तिब्बत की राजधानी है लहासा। शुरू में ही हम लोगों ने जब पाठ प्रारंभ होने के पहले ही पढ़ा कि यात्रा प्रारंभ कहाँ से होती है। वह यात्रा नेपाल के वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। पाठ यहीं से प्रारंभ होता है। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है, ठीक है। फिर फरी, यहाँ पर जो है तिब्बती भाषा का भी प्रयोग मिलेगा आपको, ठीक है। फरी कलिंगपोंग का यह स्थानों का नाम है। फरी कलिंगपोंग
का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं दुनिया की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थीं। ठीक है, ध्यान समझिएगा, मतलब व्यापारिक चीज़ें आदि जो है सब कुछ इसी रास्ते से जाया करती थी। यह व्यापारिक और सैनिक रास्ता भी था, मतलब सामान जो है इसी रास्ते से जाता था और सैन्य बल या सेना भी इसी रास्ते से आया जाया करती थी। फिर क्या होता है आगे, इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियां, जैसे हम लोग यहाँ पुलिस चौकियां होती है ना, तो सैन्य ठिकानों पर जहाँ सेना आदि होते हैं तो फौजी चौकियां होती हैं। और अब चौकियां होंगी तो वहाँ पर क्या होगा, निगरानी रखा जाता है। और किले बने हुए हैं जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। पलटन क्या है, उनका दल, चीनी सैनिकों का दल समूह। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग क्या कहते हैं, किले को ही दुर्ग कहते हैं, फोर्ट भी कहते हैं इंग्लिश में। तो दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त का मतलब है त्यागा हुआ, परित्यक्त का मतलब है त्यागा हुआ, जिसको छोड़ दिया गया हो, ध्यान रखिएगा। जहां ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था, हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। हम का मतलब लेखक, और लेखक के साथ में भी कोई है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे कौन है। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पात बहुत मुख्य चीज़ है, यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा। वहाँ जाति पात छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा ही करती हैं। जैसे कि हमारे समय में प्राचीन भारत की समस्या रही है जाति पात, छुआछूत और पर्दा प्रथा, ये मुख्य समस्या रही है। तो जिसको उस दौरान 1929-1930 के दौरान राहुल सांकृत्यायन जी ने अनुभव किया कि भारत और तिब्बत में ये अंतर है कि वहाँ जातिपात नहीं है, छुआछूत की भावना नहीं है और औरतें पर्दा नहीं करती हैं। फिर आगे है, बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। अर्थात मतलब रोक टोक ज़्यादा नहीं है, सबको समान भाव से रखा जाता है। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगे केवल उनको रोका जाता था। ठीक है, फिर चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तभी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चोंगी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रखकर आपको दे देगी। मिट्टी के टोटीदार बर्तन, जैसे हम लोग यहाँ केतली है, उसी के मिट्टी के टोटीदार बर्तन थे जिसको खोटी कहा गया है। ठीक है, वहाँ पर तो उसमें रख के दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, मतलब घर वाला चुरा लेगा जिसको आप सौंपे हैं, तो आप खुद जाकर चोंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं। ठीक है, ये मतलब खुद भी जाकर कर सकते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है, चाय का रंग तैयार हो जाने पर भी फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। मतलब चाय बनाने का ढंग भी आपको जानकारी हो गया, किस तरह से वहाँ पर चाय बनता था। जैसे कि पहले ही बताया ना कि वहाँ पर तिब्बती सभ्यता, वहाँ की संस्कृतियों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होने वाली है। तो आइए पढ़ते हैं, बहुत ही आनंददायक, बड़ा ही रोमांचक और बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है यह। प्रत्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने लगा। राहदारी जैसे टैक्स होता ना, तो वो टैक्स के तरह ही राह में जो है आने जाने वाले लोगों से लिया जाता है। राहदारी मांगने लगा, रास्ता से हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी। चिटें यहाँ पर एक प्रकार की मुद्रा ही है, समझिए। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमत, यहाँ ध्यान रखिएगा,
हम शब्द जो प्रयोग किया जा रहा है वो सुमति के नाते, सुमति भी एक साथी है लेखक का, सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली, मतलब भिखमंगा होते हुए भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न भी पूछा गया है कि पहली बार जब आए हैं तो भिखमंगे के भेष में हैं और फिर भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। फिर क्या होता है, 5 साल बाद हम इसी रास्ते से लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी। भद्र यहाँ सज्जन का तात्पर्य है, जेंटलमैन। भद्र का तात्पर्य क्या है, जेंटलमैन। तो मतलब सूट बूट अच्छे ढंग से कपड़े पहन करके आए होंगे ना, तो यहाँ पर इनको रहने का कहीं उचित स्थान नहीं मिला और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब हमें सबसे विकट डाँड़ा थोंगला पार करना था। स्थान का नाम डाँड़ा थोंगला पार करना था। डाँड़े तिब्बत में सबसे खतरे की जगह होती है। डाँड़े क्या होते हैं, तिब्बत में सबसे खतरे की जगह होती है। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं थे, अर्थात वहाँ सब वीरान पड़ा हुआ था। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। भाई वहाँ पर कोई था नहीं तो डाकू वहाँ पर जो है रहेंगे, है ना। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। क्यों भाई, स्वयं की जान बचाएं या दूसरे की, और कौन गवाह मिलेगा, कौन सबूत मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर ऐसी बात कही जा रही है। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। वीरान था ना, कोई था ही नहीं तो कौन गवाही देगा, यही बात कही गई है। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं। देख रहे हैं कितना खतरा है, पहले आदमी को मारते हैं, क्यों, लूटने के लिए। अब आपके पास पैसा है या नहीं वो बाद में देखेंगे, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। तो ये समस्या की बात है। वहाँ समस्या क्या थी, जैसे बताया कि ना, कुछ अच्छा भी है कुछ बुरा भी है। तो हथियार कानून था नहीं, हथियार कानून था नहीं, इसलिए लाठी की तरह लोग जो है पिस्तौल बंदूक लिए घूमते हैं। फिरते का मतलब घूमते हैं, समझ गए ना। जैसे आप घर में लाठी रख सकते हैं, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, किसी से परमिशन नहीं लेना है, तो उसी तरह से तिब्बती लोग जो है पिस्तौल बंदूक हाथ लेकर के घूमते टहलते रहते हैं। ठीक है, फिर क्या है आगे, डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। भाई हो सकता है यात्री जो है, यात्री के पास ही बंदूक हो तो यात्री ही मार दे डाकू को, इसलिए डाकू जो है अपनी जान बचाने के लिए भी हत्या कर देते हैं। हाँ, अब आगे क्या है, फिर कह रहे हैं गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून कि हम इतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार कर जीभ निकाल कुची दया मतलब पैसा मांगने के लिए हाथ फैला लेते ना, तो इसे टोपी निकाल करके कुची का अर्थ क्या है, दया, एक पैसा कहते भीख मांगने लगते, मतलब अपने प्राण बचाने के लिए भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोर, यह भी स्थान का नाम है, ध्यान रखिएगा, लंकोर क्या है, स्थान का नाम है। ठीक है, लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे।
अब घोड़े ले लिए गए। अब क्या हुआ, दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। हिमालय के हजारों श्वेत शिखर, क्यों श्वेत शिखर? क्योंकि बर्फ की पहाड़ियां है ना, तो बर्फ सफ़ेद है इसीलिए श्वेत शिखर। और भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़, भीटे का तात्पर्य जहाँ ऊंचाई थोड़ा सा होता है उसको भीटा कहते हैं। दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, ना वहाँ बर्फ की सफ़ेदी थी ना किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थीं। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। कपड़े की झंडियों से सजाया गया था, झंडियाँ लगाई गई थी। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा, थक गया था। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता। इसमें लेखक ने अपने मानवीय गुण को दर्शाया है। वास्तव में मानवीय गुण है कि जानवरों पर जो है अत्याचार नहीं करना चाहिए। जैसा कि आपने 2 बैलों की कथा में पढ़ा ना, कि बैलों को जो है लोग पीटते थे। सभी लोग नहीं, मतलब जिनके अंदर मानवीय गुणों का समावेश ज़्यादा नहीं है या मानवीय गुण नहीं है, वो जानवरों के साथ जो है बर्बरता का स्वभाव करते थे। तो यही फिर आगे कह रहे हैं, अब यहाँ पर ये होता है, धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दोनकुई वस्तुओं की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। दार्शनिक हैं, ठीक है, दार्शनिक हैं, फिलासफर। फिर आगे क्या है, चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे, मतलब इतना धीरे चल रहा। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता था, थक चुका था। इतनी ऊंचाई चढ़ना किसी के लिए भी, चाहे वह जानवर हो या मनुष्य हो, भाई थकावट तो आ ही जाती है। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया। यहाँ भी प्रश्न पूछा गया, ध्यान रखिएगा कि रास्ता क्यों भूल गया। तो रास्ता भूलने का मतलब घोड़ा क्या है, थक गया था। अब घोड़ा थक गया था, ठीक है। अब घोड़ा जब थक गया था तो क्या होगा, रास्ता भटक गया। मतलब जो है लेखक दुराहे पर जब पहुंचता है वहां पर एक दूसरा गलत रास्ता पकड़ लेता है, ठीक। अब आगे घर में पूछने से पता लगा कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था, मील दूरी है ना, और सुमति इंतजार करती हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है, यहाँ सुमति की चर्चा है, सुमति मंगोल था, लाल होता है। और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। भाई वो पहले पहुंच गए, इधर लेखक नहीं पहुंचे, तो सुमति को जो है गुस्सा आ गया था। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फू डाले। कंडे गोबर का जो है बनाया जाता ना, काऊ डंग के इंग्लिश में कहते हैं, और गोबर का कंडा बनाया जाता है, ठीक है, जलाने के काम आता है। 3-4 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमित को जितना जल्दी गुस्सा आता था उतना ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। यजमान जैसे वो आपको बताया गया ना कि वो पुरोहित थे, जैसे पूजा पाठ कराने वाले होते हैं, तो बौद्ध धर्म में ऐसे ही उनके यजमान थे। बौद्ध भिक्षु होते हैं वो, तो उनके यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म थुप्पा मिला, वहाँ पर खाने के लिए मिला। अब हम
तिंगरी के विशाल मैदान में थे, तिंगरी स्थान है, विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर तक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमित के कितने ही यजमान थे। पहाड़ों की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। अब अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। अब यहाँ भी प्रश्न पूछा जाएगा। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। तो ये प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि लेखक ने जो है सुमति को पहली बार यात्रा के दौरान सुमति को जो है कहीं आने जाने क्यों नहीं दिया, रोका क्यों रोका? क्योंकि लेखक का कोई परिचित नहीं था। अगली बार क्यों नहीं रोका, आगे बढ़ते हैं। सुमित ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है, बर्फ माने ठंडा। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में थे, तिंगरी भी स्थान है, तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर सेकर बिहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी थी। अब इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठ क्या है, बिहार, जहाँ पर लोगों बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं, जैसे पूजा स्थल होता है, तो इनका जो है विहार करने का स्थान उसको मठ कहते हैं, के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। बेगार मतलब उनको जो है कुछ मजदूरी नहीं देना पड़ता है। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। सेकर की खेती के मुखिया भिक्षु, यहाँ नमसे की बात है, बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद, कंजूर क्या है, भगवान बुद्ध के वचन जो हैं उसका अनुवाद प्रस्तुत है कि हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। अब क्या है, लेखक का आसन वहीं लग गया, लेखक का आसन लगा भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं रही होगी। सेर वजन की बात है यहाँ पर, 1-1 किलो, तो 15-15 किलो से कम जो है, एक सेर मतलब 1 किलो, तो यहाँ 15 किलो से कम की पोथी नहीं रही होगी, अर्थात इतनी मोटी मोटी पोथियाँ। सुमत ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। अब लेखक का मन पुस्तकों को पढ़ने में लग गया है, तो अब लेखक नहीं रोकेगा। मैंने बताया था ना कि पहली बार रोका था क्योंकि वहाँ लेखक का कोई परिचित था नहीं और लेखक बोर हो जाता। अब दूसरी बार क्यों नहीं रोक रहा है, क्योंकि लेखक अब पुस्तकों में रम चुका है, उसका मन पुस्तकों में लग चुका है। इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए, मतलब सुमति चले गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान
पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो इस प्रकार तो लेखक की यह तिब्बत यात्रा थी लहासा की ओर। यहाँ पर आए हुए शब्दार्थों के बारे में आइए हम समझते हैं। जो शब्दार्थ आए हैं, शब्दार्थ जैसा कि मैंने कुछ बताया, और यहाँ पर भी शब्द संपदा जानना जरूरी है। डांडा ऊंची जमीन, और थोंगला क्या है, तिब्बती सीमा का एक स्थान है। और भीटे क्या है, भीटे टीले के आकार का सा ऊंचा स्थान, इसको भीटे कहते हैं। कंडे गाय भैंस के गोबर से बने उपले जो ईंधन के काम में आते हैं, सब मैंने बताया आपको। और फिर सत्तू क्या है, भुने हुए अन्न, जौ चना का आटा, इसको सत्तू कहते हैं। और थुक्पा क्या है, सत्तू या चावल के साथ मूली, हड्डी और मांस के साथ पतली लेई की तरह पकाया गया खाद्य पदार्थ, इसको थुक्पा कहते हैं। फिर गंडा क्या है, मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा, इसको गंडा कहते हैं यहाँ पर बौद्ध धर्म के लिए। हाँ, चिरी क्या है, फाड़ी हुई, चिरी कपड़ा को फाड़ करके जो है उसको रखा जाता है, उसको ही चिरी कहते हैं। भरिया भारवाहक, भरिया क्या है, भारवाहक, जो भार को ढो रहा है, ठीक है, जो सामान को ढो रहा है उसको भारवाहक। और सुमत क्या है, अब यहाँ पर यह भी है, सुमत लेखक क्यों कहता है, लेखक जो है व्यक्ति को सुमत क्यों कहता है, तो सुमत कौन है, लेखक को यात्रा के दौरान मिला मंगोल भिक्षु जिसका नाम लोब्जंग शेख था। ध्यान दीजिएगा, लोब्जंग शेख था, इसका अर्थ है सुमति, प्रज्ञ। हाँ, अतः सुविधा के लिए लेखक ने उसे सुमति नाम से पुकारा है। यहाँ ध्यान दीजिए। तो ये महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं, शब्द संपदा है। और अगले क्रम में अब हम लोग जो है इसमें आए हुए प्रश्न अभ्यास की चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग इस पाठ को एक बार पुनः दोहराएंगे, और अगर आपको किसी विशेष पंक्ति में या पाठ से कोई और संबंधित प्रश्न करना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।